हेलो गाइस, मैं रजित गुप्ता स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट सोल्वर पर। तो जैसे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है और हमने बोला था जो भी लेटेस्ट एग्ज़ाम होगा उसकी आंसर की का डिटेल सॉल्यूशन, उसके पेपर का डिटेल सॉल्यूशन शॉर्ट तरीके से और सबसे बेस्ट तरीके से हम यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। तो इसीलिए हम लाए हैं यहाँ पर सी सेट, यूपीएससी का सी सेट का पेपर जो हम करने वाले हैं सॉल्व, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। बेस्ट तरीके से, सबसे बेस्ट तरीके से आप यहाँ पर देखोगे कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे वन बाय वन करके। तो चलिए करते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा होने वाला था? देखो ये सेट डी है, ये सेट डी है, और बाकी तो आपको क्वेश्चंस आपने बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ोगे। तो हम केवल जिन बच्चे ही देख रहे होंगे इस पेपर को, जो एग्ज़ाम दे के आए हैं, और जो नहीं दे के आए हैं वे क्वेश्चन को डिटेल में पहले पढ़ेंगे, फिर उसको सोल्व करेंगे और हम देखें कितने बेहतरीन तरीके से हम यहाँ करेंगे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, देखो ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता है। कथन है हमारा, कंक्लूजन है, स्टेटमेंट है। कुछ बिल्ली अलमारी है, तो हम बनाएंगे कुछ बिल्लियाँ हमारी अलमारी हैं। कुछ बिल्ली हमारी अलमारी हो गई। कुछ अलमारी कुर्सी हैं, कुछ अलमारी कुर्सी हैं, चलो हो गया। कुछ अलमारी कुर्सी हो गई हमारी, कुछ अलमारी कुर्सी भी हो गई हमारी। सभी कुर्सियाँ मेज हैं और सभी कुर्सियाँ मेज हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते थे, आप जैसे भी लिख सही है। देखो नए नए तरीके इसमें नहीं लगाने हैं आपको, बस हमें इनकी बात को काटना होता है। अभी नहीं है कि इसका ऐसे ही बन सकता है, ऐसे बन सकता है। और मैं ये भी बात आपको बोलता हूँ कि कम से कम कैलकुलेशन करनी है एग्ज़ाम में और आंसर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना है, ताकि हमारी माइंड की एनर्जी बची रहे और हम एक्यूरेसी ज़्यादा मेंटेन कर पाएँ। मैंने पहले भी आपसे बोला था और हर बार बोलता हूँ कि इस तरीके से हम ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। कि आप देख पा रहे होंगे कुछ बच्चे इसके 4-5 फिगर बना के बैठे हैं, नहीं बनाना है हमको। हम बस इसी क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन की तरफ, निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। कुछ अलमारियाँ निश्चित रूप से मेज हैं। कुछ अलमारियाँ निश्चित रूप से मेज हैं। तो क्या है कुछ अलमारियाँ? हाँ देखो कुछ अलमारियाँ थोड़ी आ रही हैं, ज़्यादा भी आ सकती है, लेकिन कुछ तो निश्चित रूप से हैं। तो ये फर्स्ट हमारा निष्कर्ष सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आप इंग्लिश में भी देखते लीजिए, देखते रहिएगा, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में दोनों यहाँ पे साथ लेकर आया हूँ, ताकि दोनों बच्चों को, जो इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम को, भी प्रॉब्लम ना पड़े। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ बिल्लियाँ कुर्सी नहीं भी हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ बिल्लियाँ कुर्सी नहीं भी हो सकती हैं। कुर्सी ये वाला है, तो भाई ये ऐसे भी तो बन सकता था। तो ठीक है, ये बात कट गई हमारी। तो सेकंड निष्कर्ष तो गलत हो गया, कंक्लूजन गलत है हमारा। तो ये केवल ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हमको करना था। आप देखोगे यहाँ पर हम कितने बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन को करेंगे, चुटकियों में सोल्व करेंगे, चुटकियों में सोल्व करेंगे, बिना किसी हैटक, बिना किसी कैलकुलेशन के। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, एक बालक गेंद से खेल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, वह गेंद को 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराता है। प्रत्येक बार जब भी गेंद जमीन से टकराती है वह पूर्ववती, मतलब अपने पहली ऊंचाई का 4/5 ऊंचाई तक उछाल लेती है। यदि पूर्ववती ऊंचाई की 50 सेंटीमीटर से कम है, अगर उछलने की वो 50 से कम है तो गेंद नहीं उछलती है। मान लीजिए आप यहाँ से गेंद उसको थ्रो कर रहे हैं, ये हमारा सरफेस है, तो ये फिर उछलेगी, फिर उछलेगी, फिर उछलेगी, फिर इस तरीके से चलना। तो बोल रहा है कि जब 50 सेंटीमीटर यहाँ पे दूर होगी ऊंचाई, तब वो नहीं उछलेगी। तो इस तरीके से हम इसको किस तरीके से करना था, क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले जो उसकी थी 1.5 मीटर, कितनी थी? 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर को हम लिख सकते हैं 150 सेंटीमीटर। तो पहले तो देखो यहाँ पे गिर गई फर्स्ट के बाद सेकेंड पर 4/5, इसका 4/5 करेंगे, 4/5y। देखो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग से हमको कभी फ्रैक्शन बनाना होता है, कभी हमको परसेंटेज बनाना होता है। वो हमारे अंडरस्टैंडिंग पे बेस करता है कि हमको उसको क्या बनाना होता है। तो यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग बेस के लिए हमको 80% बना लेना है, और 80% आपको पता है 0.8 होगा, यानी कि इसकी 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.120 आएगा। फिर इसकी 0.8 से करेंगे तो 96 आएगा, जो कि हमको पता है, सबको पता है। और जब हम इसकी मल्टीप्लाई 8.8 से कर रहे होंगे तो हमारा क्या आने वाला है? हमारा आएगा 76। कितना आएगा? 76 पॉइंट समथिंग। 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। फिर पॉइंटों में नहीं लिखना है ज़्यादा, उस पर इतना जोड़ नहीं है।
76 के बाद हमारा 61 या 62 समथिंग आएगा, 61 या 62 के समथिंग आएगा, जो कि हमारा इसके बाद जब हम इसको उछालेंगे नेक्स्ट टाइम तो 8 छंग इसका 60 का 8 लेंगे तो 48, मतलब कि कम हो जाने वाला है। तो इसका मतलब केवल यही उछाल है, इसके बाद लास्ट बार यहाँ से उछलेगी, जब गिरेगी तो उसके बाद नहीं उछलेगी। तो गेंद उछलने से, उछाल रुकने से पूर्व कितनी बार, तो 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स इसका आंसर हो जाने वाला था। अगर आप इसको नेक्स्ट में मानेंगे तो कुछ 6 भी हो सकता है, लेकिन इसका जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इसका 5 है। बाकी आप आंसर की का वेट कीजिएगा और देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन का कहने जाने वाला है। बाकी इसका 5 आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं फिर। एक दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के व्यंजनों के प्रति, मतलब कि इमेज ऑफ द कॉन्स्टेंट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल आर ऑब्जर्व इन अ मिरर, व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेज ऑफ दिस विच डू नॉट लुक लाइक द ओरिजिनल शेप, मतलब कि उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देती हैं। तो यहाँ पर हमको इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, जैसे कि हमने बताया है कि व्यंजनों को, प्रतिबिंब यदि व्यंजन है मतलब कि वोवेल्स तो हमको छोड़ देना है, मतलब कि ए ई आई ओ यू ये नहीं लेने हैं हमको, और हमारे अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं जहाँ तक मुझे पता है। और बाकी आप देख लीजिए 5 इसमें से माइनस होंगे तो 21 हमारे अल्फ़ाबेट बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पर हमको बोलना है कि एक से क्या करती, देखो अभी बी की तरफ चलते हैं तो नहीं, सी की तरफ चलते हैं तो देखो बी का भी इमेज कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा कुछ समथिंग। तो ये नहीं, जो सेम आकृति दिखाई देती हैं उनको हमको यहाँ से आउट कर देना था और फिर हमारा आंसर बच जाएगा। तो हम चलते हैं सी डी ई एफ जी एच, एच है, एच हो सकता है, देखो इसका इमेज भी ऐसा बनेगा, आई का भी ऐसे बनेगा, जे जे का नहीं, के नहीं, एल नहीं, एम हाँ एम है, ठीक है, एन नाउ, ओ ओ का नहीं ले सकते हैं वोबल से, पी नहीं, क्यू, आर एस टी टी ले सकते हैं, यू नहीं लेंगे वोबल से, वी ले सकते हैं, डब्लू ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं। बाकी 1 2 3 4 5 6 7, 7 जाएगा इसमें से तो बचेगा 14 हमारा आंसर। समझ में आए, तो इसको इस तरीके से करना था। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो इजी क्वेश्चंस थे, अभी हम भारी भारी क्वेश्चंस के जो लग रहे थे बच्चों को और सभी को लग रहे थे कि हाँ ये भारी हो सकते हैं, हम इसको सॉल्व करके देखें किस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बैंक कर्मचारी अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है, मतलब साउथ में 10 किलोमीटर चलता है। मैंने उसका घर ये मान लिया, क्या मान लिया, मेरा घर ये है उसका। फिर भी अपने 10 किलोमीटर चलता है, फिर भी अपने बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि 10 किलोमीटर वो यहाँ पर इस तरीके से हमारा चल गया। फिर बोलता है कि वो बाईं ओर अपने मुड़ता है और 20 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब बोलोगे लो 20 किलोमीटर ये हो गया, ला दिया हमने बाईं ओर उसका इस साइड होगा, ठीक। नेक्स्ट वो बोलेगा फिर भी अपनी दाईं ओर मुड़ती है। अच्छा कोई लड़की है क्या, हाँ चलो कोई ये फीमेल है तो मुड़ती है, दाईं ओर मुड़ती है, 20 और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। सॉरी, वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ेगी, तो दैट्स मीन वो कहीं हमारा यहाँ पर जाने वाली है। 40 किलोमीटर तो बाईं ओर इधर पड़ेगा। 30 देखो यहाँ से यहाँ तक हो गया ना, 10 यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है, और बाकी के 30 ये बचा, ठीक है, 30 ये बचा। और फिर बोल रहा 5 मुड़ती है, दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, दाएं मुड़ेगी तो इधर चलाएगी 5, ठीक है, एंड चलाकर अपने बैंक पहुँचती है जहाँ वह कार्यरत। वह पुनः अपनी दाईं ओर मुड़ती है, पुनः दाईं ओर मुड़ेगी और 30 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। 30 किलोमीटर मतलब ये 30 किलोमीटर यहाँ पर हो गया भाई, तो 30 किलोमीटर में बोल रहा था मैंने यहाँ तक हो जाएगा, मतलब वो अब इसके अपने बैंक के बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर आ गई। ये 5 किलोमीटर है और ये कितनी थी हमारी, 30 थी, ठीक है। तो अभी यहाँ से यहाँ तक देखो हमने कितनी चलाई थी, 20, और यहाँ से यहाँ तक 5 तो 25 हो गई, 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला था। ज़्यादा हार्ड इसमें था नहीं कुछ। अब देखते हैं 700 से 1000 तक के पूर्णांकों की सूचीबद्ध कीजिए। तो बहुत ही इसमें देखा गया है कि इनमें से पूर्णांकों का योगफल 10 है, तो इससे बहुत ही ईजी क्वेश्चन यहाँ पर हो जाने वाला था। देखो पहले हम देखेंगे 703, आप बोलोगे इसका 10 हो जाएगा, हम भी बोलेंगे हाँ 10 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम बोलेंगे 7,
अगर मैं 1 से स्टार्ट करूँ, 7 और 1 8 और 2 10, इसका भी हो जाएगा 7 2 1, ये भी हो सकता, ठीक है। तो देखो इसमें 3 बन रहा है। अभी 900 से चलेंगे, फिर 1000 से चलेंगे, 900 800 सॉरी 800 से चलेंगे और 900, 1000 से तो ऊपर कुछ है नहीं तो चलेंगे। तो इसमें भी 3 बनेगा, इसमें भी 3 बनेगा, तो 3 3 6 3 9 इसका आंसर हो जाने वाला था। बाकी आप कर सकते हो, क्योंकि देखो इसमें 3 बने हैं, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि 3 बने हैं तो सभी में 3 बनेंगे 10 का, बाकी किसी का होगा नहीं। आप एक से निकाल के भी आप निकाल सकते थे इसको, अदरवाइज़ आपकी इच्छा। मान लीजिए यहाँ से ना देके 1700 बोल लेता या 2700 बोल लेता, ठीक है, तो तब हमको ये करना था कि 20 है तो 20 दिया 60, 60 नंबर में 20 होगा, तो आप तो नहीं लगा सकते थे उसको हिसाब, तो थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंडिंग बेस को यहाँ पे समझना भी था। तो ये हम इसको इस तरीके से करने थे, आप कर सकते हैं 0, आप 2 मान लीजिए, 8 1 1 मान लीजिए, इस तरीके से हम इसको कर सकते थे। और भी इसको कर सकते हैं हम, तो इस तरीके से आप कर लीजिए, 8 2 1 मान लीजिए, सॉरी 8 2 0 मान लीजिए, तो 3 ये हो जाएगा, बाकी का सभी में 3 3 होगा। तो मैंने बताया अगर ये 700 ना देके हाँ 2700 बोल लेते तब यहाँ पर दिक्कत आ जाती, तब मैंने बताया हमको किस तरीके से करना था, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक महिला उत्तर की ओर 12 किलोमीटर दौड़ती है, ठीक है, मतलब महिला 12 किलोमीटर दौड़ती है, फिर वह दक्षिण को 6 किलोमीटर, उसके पश्चात मान लीजिए मेरी जो है उत्तर की ओर, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक, महिला जो है ये, और वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर दौड़ती है, 6 किलोमीटर दौड़ती है दक्षिण की ओर, उत्तर दक्षिण 6 किलोमीटर, 12 किलोमीटर उत्तर की, 12 किलोमीटर पहले उत्तर किलोमीटर चली गई, आप बोलोगे यहाँ गया, फिर 6 किलोमीटर यहाँ पर वापस आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगी, तो 6 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस। अब बोल रही है वो पूरब की ओर 8 किलोमीटर दौड़ती है, पूरब की दौड़ जब 8 गई तो यहाँ पर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, आपको पता है। अपने प्रस्थान बिंदु से वे किस दिशा में है, तो अपने प्रस्थान बिंदु से तो आपको पता है उत्तर पूर्व में है, कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो अब ये एंगल कितना बना रहा है, एंगल ये पूछा है, तो एंगल देखो आपको पता है जो सामने अपोजिट जितनी बड़ी ये वाला है, इसके सामने 90 डिग्री होगा, ये अच्छा 90 डिग्री भी आप छोड़ दीजिए, 8 के सामने और ये 6 के सामने, 6 के सामने जितनी साइड सामने वाली अपोजिट साइड बड़ी होती है उतना ही एंगल वो ज़्यादा बनाता है। तो 8 के सामने ये जब बड़ी है, सबसे बड़ी साइड ये है, और उसके सामने ये बड़ा बनाएगा एंगल, इन दोनों में कंपैरिजन की है तो यही बनाएगा। तो 45 देखो, ये तो कितना बनाएगा 45, देखो 90 तो ये हो गया, ये अब इनका सम कितना बचा, 90 90 बचा। जब 90 90 बचा तो ये 45 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये बड़ी है। अगर सेम सेम होता तो 45 45 होता, तो इसका उत्तर पूर्व में 45 से अधिक होगा। और बाकी देख लीजिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि इसकी इस तरीके से हमको कोई है कुछ इस तरीके से आपको बताना है, तो ये यहाँ पर ये कम भी हो जाएगा, अगर इस तरीके से हम लगाएंगे तो, ठीक है नहीं, ये यहाँ पर कम हो जाएगा कि 45 डिग्री से फिर ये वाला आंसर होगा। तो आपको ये समझ लीजिए कि इस तरीके से आपको ये यहाँ पे एंगल निकालना है, ये वाला निकालना, आप देख लीजिए, ठीक है नहीं, तो ये कम भी हो सकता है, ये वाला यहाँ से लगाएंगे आप तो ये कम हो जाएगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसको। एक 120 व्यक्तियों के समूह में 80 भारतीय हैं और शेष विदेशी हैं। इसके अतिरिक्त इस समूह में 70 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं। ऐसे भारतीयों की संख्या कितनी है जो अंग्रेजी बोल सकते हैं? तो ऐसे कितने हैं अंग्रेजी बोल सकते हैं? देखो 120 व्यक्ति हैं। कितने हैं? 120 व्यक्ति, 80 भारतीय हैं, 80 इंडियंस, ठीक है। नॉन इंडियंस को हम इधर रखते हैं, 40 है। इसके अतिरिक्त इस समय 70 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, 70 इंग्लिश बोल सकते हैं। ऐसे भारतीय संख्या जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, देखो 70 है, इंग्लिश बोल रहे हैं, तो 70 कोई भी हो सकते हैं। देखो 70 सारे के सारे इंडियंस भी हो सकते हैं, 10 ऐसे होंगे जो नहीं बोल रहे होंगे, और इसमें ऐसे है कि 40 के 40 बोल रहे होंगे, और कम से कम इसमें 30 हो रहे होंगे। तो इसमें ये चीज़ें इसमें बोल रही है, ठीक है। तो कम से कम मिनिमम से मिनिमम 30 तो है ही, तो इसमें हमको इन जो ऑप्शन के हिसाब से चलना था, तो 20 हमारा नहीं होगा, 30 नहीं होगा। अभी हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर उसके हिसाब से बताएंगे इसका आंसर। 30 उससे कम है, 30 या उससे कम। देखो मैंने बोला कि अगर 40 के 40 बोल रहे होंगे तो तब भी आपको बोलोगे 30 तो है ही, तो 30 या उससे अधिक तो हो सकते हैं। तो दैट इज हमारा ये आंसर हो जाने वाला था, 30 या उससे अधिक। नेक्स्ट करते हैं। 3 शून्योत्तर नॉन जीरो अंकों का प्रयोग करके पुनरावृत्ति के बिना से प्राप्त। देखो ये क्वेश्चन है, अभी जो क्वेश्चन आएंगे, अभी तो क्वेश्चन ईजी चल रहे थे, मज़ा तो तभी आएगा जब थोड़े अच्छे क्वेश्चन आएंगे।
और उसको हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से करेंगे, तब पता चलेगा ये सॉल्यूशन बेस्ट सॉल्यूशन मैंने लिखा है यहाँ पर। तो ऐसे नहीं लिखा है कि बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगर लिखा है तो मैं कराऊँगा। और आप चेक कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में जाकर जहाँ पे भी आपको कराया होगा, तो आप चेक कर सकते हैं, आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी जब आप देखोगे कि जैसे तरीके से वो सोल्व करा रहे हैं, कोई भी है, मतलब मैं भी हूँ, तो क्या हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसको एग्जाम में कर सकते हैं सोल्व? अगर नहीं कर सकते तो क्या ही फ़ायदा है। अगर एक क्वेश्चन को देखिए, मैं एक जो क्वेश्चन है आपका, इसी के बीच में कैलकुलेशन कर रहा हूँ और ज़्यादा समय इसमें लग नहीं रहा है। अगर यही क्वेश्चन मैं बहुत ही ज़्यादा नंबर में कर रहा हूँ और ज़्यादा समय ले रहा हूँ, तो उसका आप देखिए कि हम क्या वो पॉसिबल है एग्ज़ाम में? हो सकता था, बच्चे कर सकते थे एग्ज़ाम में। तो वो चीज़ भी हमको यहाँ पर देखनी है कि हाँ, ये ऐसे तो सभी क्वेश्चन हो जाएंगे घर पर आकर, तो समय बहुत होता है, देखेंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं, 1 या 2 लाइन में बस इसका सॉल्व कराना चाहूँगा, तो समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा, बाकी इतना भी है नहीं इसमें कुछ सारे क्वेश्चन में। तो ये बोल रहा है कि चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर ऑल द हाँ भाई, लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए और शेयर भी कीजिएगा कि देखिएगा कि इस तरीके से हम इसको सोल्व कर रहे हैं, ये ज़रूर बनता है। और देखो, सबसे पहले अभी तक किसी के सारे क्वेश्चन तो आए नहीं हैं, और मैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। ऑल सॉल्यूशन सबसे पहले सबसे सटीक हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, तो इसलिए लाइक तो बनता है, कीजिए फिर। 3 शून्योत्तर नॉन, मतलब कि ऑल 3 डिजिट नंबर विदाउट से पुनरावृत्ति के प्राप्त होते हैं, मतलब विदाउट रिपीटिंग ऑफ डिजिट्स। 3 अंकों वाली सभी संख्याओं पर विचार कीजिए जो 3 के गुणज हैं, मतलब 3 के भी मल्टीपल है, 3 अंकों की और 3 का मल्टीपल है। तो इन संख्याओं का योगफल एस है, इनका जो एस है, मतलब कि इनका सम कितना है? एस है। तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो देखो ये क्या है, ये वो कह रहा है कि एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 74। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? एस इज सदैव ही 9 से भाज्य है, ऐसा कैसे हो जाएगा? कभी नहीं होता है। मान लीजिए आप तो गोली मारिए उसको, ठीक है, गोली मार दीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेट कर लिए, जो भी आपके माइंड में आए। तो मेरे तुरंत एक माइंड में आया जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा, यार 1 2 3 तो मान सकते हैं। आप बोलोगे हाँ मान सकते हैं, कैसे कि 3 और 2 5 और 1 6 हो गया। आप बोलोगे हाँ सही बात तो है, गलत क्या है इसमें? कुछ नहीं है। तो जब हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 का मल्टीपल है, हाँ आप यस है। और देखो 3 जैसे आप मान लीजिए 9 से तो कोई सी भी संख्या ऐसी नहीं है जो विभाजित होगी 3 से। आपने अगर डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ा होगा तो आपको पता है कि पॉसिबल नहीं है कि 3 संख्या अगर 3 से डिविजिबल, मान लीजिए 6 3 से डिविजिबल लेकिन 9 से डिविजिबल है, नहीं है। तो बहुत सारी, और जी 18 12 3 से डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 से सभी डिविजिबल होने वाली संख्या है तो 3 से डिविजिबल होंगी, लेकिन 3 से सभी डिविजिबल होने वाली संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होंगी। तो ये इसमें क्वेश्चन था, तो ये तो गलत हो जाने वाला था। ऐसी एस सदैव 74 से विभाज्य होगा। भाई क्यों होगा? 74 से विभाज्य है, इसमें तो 2 भी आ रहा है मल्टीपल, और इसका 37 भी आ रहा है, तो 37 और 2 से कभी नहीं हो सकता। तो ये तो पहले पढ़ने के बाद ही गलत हो गया था, लेकिन फिर भी आप 1 2 3 मानकर मान सकते हैं इसको। इनका 3 का मल्टीपल है। अब देखिए 74 से विभाजित हो रहा, नहीं हो रहा, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। अब ये 3 से 9 से विभाजित हो रहा, नहीं हो रहा, देखो इसको सम के देखेंगे तो 9 से भी ये विभाजित हो रहा है, 6 आ रहा है क्योंकि इसका सम, और 6 9 से विभाज्य नहीं है और संख्या भी 9 से नहीं है। तो ये तो आंसर हमारा गलत हो जाने वाला था। तो इसका न तो 1 नाइदर 1 नॉर 2 हो जाने वाला था। देखा किस तरीके से हमने क्वेश्चन करा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के। तो 2 संख्याओं ए और बी में क्रम से 25 और 30 विद्यार्थी हैं, और कक्षा ए में अधिकतम प्राप्तांक 21 है और न्यूनतम प्राप्तांक 17 है, और कक्षा बी में अधिकतम प्राप्तांक 30 है तथा न्यूनतम प्राप्तांक 22 है। कक्षा ए से 4 विद्यार्थी कक्षा बी में स्थानांतरित किए जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से करना था? इस तरीके से हमको करना था। देखो आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे जो सॉल्यूशन है कितने छोटे तरीके से आप देख रहे हो ना। और मैं आपको ये बता दूँ, ये मेरा ही पेपर है, मैं एग्ज़ाम दे के आया था और ये मेरा ही पेपर था। देखिए मैंने किस तरीके से किए हैं और किस तरीके से टिक लगाए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मैंने सोल्व किया होगा। देखो इसमें तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, किया था मैंने टिक, तो आप ये देख सकते हैं। देखो, और मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में ये थॉट्स नहीं आते हैं। अगर आपने तैयारी अच्छी की है और मैथ्स अच्छा है तो बहुत बच्चे करके आए हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए 2 कक्षाओं ए और बी में क्रम से 25, हालांकि जीएस की मेरी कोई इतनी खास तैयारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देख आया हूँ पेपर, देखते हैं क्या होता है। तो क्रम से ए और बी में क्रम से 25 और 30 विद्यार्थी हैं। कक्षा ए में अधिकतम प्राप्तांक 21 है। देखो ए 25 है, 21 है, मैंने मैक्सिमम लिखा और मिनिमम लिखा, सॉरी ये नंबर से 25 और 30 जो कि हमारे से कोई लेना देना था नहीं।
कक्षा ए में अधिकतम प्राप्तांक 21 है, मैक्सिमम 21 है, और इसके जो मैक्सिमम 30 है तथा न्यूनतम प्राप्तांक 17 है। मिनिमम मैक्सिमम ये है, मैक्सिमम और मिनिमम हमारे ये है 17 है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसा बता देता हूँ, यहाँ पर आप ए लिखिएगा और बी, और सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख दीजिएगा 25 है, इसमें 25 है और इसमें 30 है, और इसका जो मैक्सिमम है वो कितना है आपका 21 तथा मिनिमम एवरेज इसका 17 है। न्यूनतम प्राप्तांक और इसका न्यूनतम प्राप्तांक इतना है और 21 है मैक्सिमम। अभी कक्षा बी में अधिकतम प्राप्तांक 30 है और यहाँ पर न्यूनतम 22 है। अब ये बोल रहा है कि कक्षा ए से 4 विद्यार्थी कक्षा बी में स्थानांतरित किए गए। देखो, अगर इसमें से 4 विद्यार्थी किए आपने, इसमें ट्रांसफ़र करोगे आप, तो मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइएगा कि हम 21 हैं, अगर मैं 17 वाले भी भेजता हूँ इसमें, तो इसका तो एवरेज जो भी होगा घटेगा। आप हाँ बोलोगे, आप हाँ सही है, सभी को पता है। ये वाले भेजे, इवन मैंने इनके मैक्सिमम वाले भेजे, तो 21 से तो कम ही है, तो एवरेज तो तब भी कम ही होगा, तो इनका तो डेफिनेटली घटेगा बी का। तो कक्षा बी का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से घटेगा, मतलब कि 10 एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज था। तो ये बात सही है। आप बोलोगे कक्षा ए का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से बढ़ेगा क्या? आप बोलेगा भाई क्यों बढ़ेगा? मान लीजिए अगर 21 के चले गए तो 17 का घटेगा भाई, और 17 के चले गए तो बढ़ेगा, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो बोलता है 21 के जा रहे हैं तब तो हम बोलते हैं घटेगा डेफिनेटली सी, अगर बोलता है 17 के जा रहे हैं, तो इसमें ये क्वेश्चन था, तो इसका केवल ओनली 1 आंसर हो जाने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इससे बेस्ट कहीं नहीं है भाई, इंडिया का नंबर 1 सॉल्यूशन प्रोवाइड है, गारंटी के साथ आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं, मैचिंग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ते हैं। प्रिया सीमा से 4 स्थान नीचे है और सबसे निचले स्थान से 31वें स्थान पे। इसे पढ़ के आप सोल्व मत करने लग जाना, इसे पढ़कर आप सोल्व मत करने लग जाना, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा है नीचे। डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, ये सोल्व हो सकता है अगर इसमें क्वेश्चन देख लें, सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। देखते हैं अभी कैसे। 2 कथनों और एक प्रश्न में विचार कीजिए। कंसिडर 2 स्टेटमेंट्स एंड 1 क्वेश्चन। प्रिया सीमा से 4 स्थान नीचे है और सबसे निचले स्थान से 31वें स्थान पर है। अच्छा, ईना सीमा से 2 स्थान ऊपर है और सबसे निचले स्थान से 33वें निचले स्थान से 37वें स्थान पर। 40 विद्यार्थी कक्षा में शीर्ष स्थान का सीमा का कौन सा? देखो, सबसे पहले तो उसने ये पूछा कि बच्चे जो हैं 40 विद्यार्थी हैं और दोनों में, तो अब हम बोल सकते हैं कि प्रिया यहाँ है और सीमा से 4 स्थान नीचे है, तो सीमा मान लीजिए यहाँ, तो प्रिया यहाँ कहीं होगी, प्रिया यहाँ पर होगी, और ये टोटल जो नीचे से उसका 31 है, ऊपर से 40 स्थान है उसके 40 है, तो हम ये दोनों कंडीशन से इसको निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। कौन सा सीमा का कौन सा स्थान है शीर्ष से तो निकल जाएगा, क्योंकि उसने 31 बोल दिया और 4 स्थान ऊपर, तो इजीली निकल जाएगा। ऐसे इस तरीके से ये क्वेश्चन भी था, 2 स्थान ऊपर है और सबसे नीचे स्थान से 37वें स्थान पर है, और बोल दिया उन्होंने 40 विद्यार्थियों कक्षा में, तो ये भी निकाल सकते हैं। तो ये कथन एक भी सफिशिएंट है आंसर निकालने के लिए, और बी भी सफिशिएंट है, तो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी इसमें। बस खाली हमको ये देखना था कि निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। हमने कहा हाँ निकाल पाएंगे, तो ये हमारा दोनों क्वेश्चन से अलग अलग सेपरेटली निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा आइदर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो केवल कथन 1 या केवल कथन 2 पर्याप्त है। ठीक है, तो बिना किसी तरीके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 2 कथनों और एक प्रश्न पर विचार कीजिए। कंसिडर 2 स्टेटमेंट्स एंड ए क्वेश्चन। कथन 1 क्या बोल रहा है? ए और डी में से प्रत्येक बी, ई और एफ में प्रत्येक से अधिक भारी है, किंतु उनमें से कोई भी सबसे अधिक भारी नहीं है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में दिक्कत क्या है? देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश हम करेंगे। कुछ जो है इसका बोलने की दोनों कथन जरूरी हैं, लेकिन हम देखो पहले समझते हैं क्या है, देखते हैं फिर देखते हैं। देखो, ए और डी में से क्वेश्चंस की लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ए और डी में से प्रत्येक बी और ई और एफ में प्रत्येक से अधिक भारी है, किंतु उनमें से कोई भी सबसे अधिक भारी नहीं है। ठीक है, कोई भी सबसे अधिक भारी नहीं है। तो अभी एक बात बताओ, इसने तो इसी कथन में, अब क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्या है? ए बी सी डी ई में, मतलब ये सारे 5 तक व्यक्ति हैं, लगातार कॉन्जिक्यूटिव हैं 5, ए बी सी डी। सबसे अधिक भारी कौन है? सबसे अधिक भारी कौन है? तो इसमें तो इसने बोल दिया, इसी लैंग्वेज में पूरी क्लियर कर दी। ए डी में से प्रत्येक, बी इन सबसे भारी है तीनों से, बी ई से, बी ई एफ से, ठीक है, और सी नहीं दिया है, सी बच गया। और ये बोल रहा है कि ये भी सबसे भारी नहीं है, उनमें से कोई भी सबसे अधिक भारी नहीं है, सी बचा, तो सी तो भाई सी तो हो जाएगा आंसर, इसी कथन 1 से कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो उत्तर देने के लिए तो पहला तो है कथन सफिशिएंट। ए डी से अधिक भारी है किंतु एस से हल्का, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तो सी
हमें कोई वो थोड़ी बना निकालना है इसमें कि ये ए है हुआ ए डी से अधिक भारी है, ऐसे बनाइए आप। फिर बी या ई या एफ कोई सा भी हो सकता है, और सी फिर ऐसे बनाइए। तो इसमें कोई बनाने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि कथन सेपरेटली आंसर देने के लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि ई और एफ भी तो बच गया अभी, ये भी तो बच गए, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन ये केवल ओनली वन सॉल्यूशन इज सफिशिएंट, ठीक है। बाकी तो ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है, और कोई बच्चे अगर दोनों लगा के आए हैं तो देखो मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं नहीं बोल रहा कि मैं नहीं हो सकता हूँ, ये तो मेरी थॉट्स है जो मुझे समझ में आ रहा है कि। और बाकी आप वेट कीजिए और आंसर की का इंतजार कीजिएगा और देख लीजिएगा क्या इसका आंसर आने वाला है। बाकी मैं श्योरिटी नहीं हो सकता हूँ, बाकी मेरे हिसाब से तो सही है बिल्कुल, और मैं भी इसका यही लगा गया हूँ और आंसर भी इसका यही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 क्वेश्चन है। देखो किसी को डाउट है कि इसमें, तो लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं है, वेट करेंगे हम जब तक आंसर की आएगी आप मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभिक 4 अक्षर हो। देखो फिर यही क्वेश्चन फिर अगेन, हाँ ये क्वेश्चन मैंने एक कुछ समय पहले ईपीएफओ का पेपर हुआ था, यूपीएससी ईपीएफओ का, और वहाँ पर ये मैंने कराया था और सेम क्वेश्चन ही आया था। हालांकि वहाँ पे भी आप जाकर देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको दूंगा जब ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आईएएस में जो एग्जाम होगा उसमें आ सकते हैं, और इसके 3 या 4 क्वेश्चन उसी सेम फॉर्मेट पर आए हैं। वो अभी मैं 1 बाय 1 आपको डिस्कस करूंगा, और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, यूपीएससी ईपीएफओ का जाकर भी देख लीजिएगा। इसके देखने के बाद एक बार देख लीजिएगा। और वहाँ पे मैंने बोला था आपको कि ये जरूर देखिएगा, और मैंने भी बोला था कि मैं आईएएस का पेपर भी जरूर सोल्व कराऊंगा जब होगा, क्योंकि मैंने डालना था एग्जाम आईएएस का भी उस समय पर। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बोला कि 4 प्रारंभिक, और इसको भी मैंने बताया था इसको कैसे सोल्व करना। कुछ पूरी एबीसीडी नहीं लिखनी भाई, एबीसीडी लिखोगे तो आप कंफ्यूज क्रिएट करोगे। मैंने बोला कंफ्यूज कम से कम, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूजन कम क्रिएट करोगे उतना अच्छा आपका एग्जाम में पेपर होगा। तो एबीसीडी लिख के माइंड और टाइम बर्बाद मत कीजिएगा। और बाकी एबीसीडी लिखने लग गए आप तो हो गया पेपर आपका 2 घंटे में, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है कि हो पाएगा। तो वो चीज़ हम यहाँ पर देखना है। उसने बोला अंग्रेजी वर्णमाला में यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में इन द फर्स्ट लेटर विपरीत क्रम में लिखे जाते हैं, और अगले 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाते हैं, और आगे भी इसी तरीके से लिखा जाता है। मतलब कि रिटन इन द अपोजिट ऑर्डर, 4 लेटर, फर्स्ट 4 लेटर आर रिटन इन द अपोजिट ऑर्डर एंड द नेक्स्ट 4 लेटर्स आर रिटन इन द अपोजिट ऑर्डर एंड सो ऑन, एंड एट द एंड वाई एंड जेड आर द इंटरचेंज। वाई एंड जेड बिल्कुल सेम डिक्टो क्वेश्चन है भाई, आप देख लीजिएगा। और बीच विल बी द 4th लेटर टू द राइट द 13 लेटर, मतलब 13 लेटर बुझा है उसने, मतलब कि 4 लेटर बुझा है राइट से, 13 लेटर के राइट से। तो आपको देखो क्या करना है, देखो मैंने भी एग्जाम में किस तरीके से इसका फिगर भी बनाया, किस तरीके से आपको सोल्व करना था। ये भैया 4 4 8 4 3 12 4 चौक 16, मतलब इस तरीके से आपको ये पे रिपीट ये करना था। आपको 12 यहाँ तक आया, मुझे लगा 13 यहाँ पर आएगा, मुझे पता है। और यहाँ के बाद नेक्स्ट आएगा, आगे को गोली मार दीजिए। और मैंने आपको उसमें भी बताया था ये पेपर में आप देखोगे तो, और बोला था ये आ सकते हैं जो नए टाइप के क्वेश्चन है। बच्चे ये भी समझ रहे होंगे भाई इसको कैसे अरेंज करना। अब भैया इसको करने की जरूरत नहीं है। आपने 4 पेयर बनाए, 4 4 आगे तक 4 8, फिर 4 बनाए 12, अब फिर 4 बनाए 13। अब देखो 13 से लास्ट में 4 इधर कौन सा होगा राइट में, 13, आप बोलोगे 17, 13 4 17, यानी कि 17 लेटर हमको बताना है, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पे 13, तो 13 तो 12 13 यहाँ पर हो जाएगा। अब 13 14 15 16, ठीक। अब 17 लेटर बताना है आपको, कौन सा बताना है 17 लेटर। लेकिन क्या 17 लेटर होगा, क्या 17 लेटर होगा? 17 तो यहाँ से इधर, क्योंकि विपरीत क्रम में लिखे ना, तो 17 यहाँ पर होगा, 18 यहाँ पर होगा, 19 यहाँ पर होगा, 20 यहाँ पर होगा, यानी कि 17 18 19 20, तो 20वां लेटर यहाँ पर आएगा। तो मुझे केवल इससे मतलब है, केवल यही चीज़ मुझको लिखना था। तो मेरा कौन सा हो जाएगा टी, और आपको पता है 20 टी का होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाने वाला था। देखिए मैंने भी इस तरीके से किया नहीं एग्जाम में। हाँ तो इस तरीके से हम कर सकते इसको क्वेश्चन, कहा ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी देखना, अभी जो बहुत भारी भारी क्वेश्चन है जिसको बता रहे हैं ना पूरे पेज भर भर के बच्चे की ऐसा होगा ऐसा होगा, अभी देखना चुटकियों में करेंगे हम, सारे क्वेश्चन को धूल उड़ा देंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे हम, और अगली बार को आपको भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। 2500 क्वेश्चन हम देखेंगे। यदि इसको हम इतना, मतलब 3 की पावर 2019 है, 3 की पावर जो है 2019 है, तो डिवाइडेड बाई 10 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो जैसे ही हमने यहाँ पर देखा इसको क्वेश्चन को, मैंने तो ट्रिक लगा दिया साथ इसका, पहले मुझे बन लगा, फिर मैंने फिर इसको ध्यान से किया तो मैंने इसका साथ हो जाएगा किया ही नहीं। देखो इसको सॉल्यूशन सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी इसको, तो हमको पता है इसको, मुझे पता है। देखो 3, अगर मैं 3 की पावर कितने लिखता हूँ, 3 की पावर 3, तो 3 3 3 9 3 27, ठीक है।
एंड 81 मुझे पता मिल गया, पावर 81 यानी कि 4 के बाद अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो एक रिमाइंडर बचेगा, यहाँ से मुझको मिल गया। अब मैं इसको 3 से डिवाइड 4 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 3 बचेगा, यानी कि 3 की पावर 3 बचेगा, और 3 की पावर 10, और 3 3 होते 27 हो जाएगा, और 10 को रखें 10 दूनी 20, और 7 रिमाइंडर हो जाएगा। 7 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। तो इसको इस तरीके से आपको करना था, मतलब पावर में तोड़कर इसको। नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें क्या था, ये क्वेश्चन था, इसको आप कर सकते हैं। देखो कोई इसमें इतना भारी कार्य था नहीं इसमें करने के लिए, बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन था ये, सबसे इजी क्वेश्चन मतलब इसको, इस यूपीएससी का। 7 से डिवाइड बताना, तो आप इसमें लैंग्वेज मत लगा जाना भाई 7 से दुगुना करके इसमें घटाइए इसमें घटाइए, नहीं, इसको नहीं करना। आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं इजी फॉर्म में बिल्कुल। 7 पंजे 35, ये भी नहीं 8th क्लास के बच्चों को भी दोगे तो वो भी कर लेगा। 7 पंजे 35, और ऐसा कहना गलत होगा, ठीक है, कुछ भी गलत हो सकता है, इजी क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। अगर आपका गलत हुआ है तो दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, देखो किससे भी गलत हो सकती है, थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं। तो फिलहाल हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 पंजे 35 हो गया, 2 इधर जाएंगे, 7 चौक 28, 1 इधर जाएंगे, तो 7 7 दूनी 14, फिर 4, 7 पंजे 35, फिर 6, 7 7 नम 63 होगा, 7 8 56, 56 और 6, फिर 6 जाएगा, 7 नम 63, फिर 3 जाएगा, मतलब 3P369। अब हम इसको सोल्व करना है, तो आप 1 बाई 1 करके पहले 1 रख लीजिएगा। 1 रखोगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 31369। देखिए डिविजिबल हो रहा है क्या, फिर देखिए 36369, ये डिविजिबल हो रहा है क्या, यहाँ पे 7 रखेंगे पी की जगह, 369 ये डिविजिबल हो रहा है, 39369 ये डिविजिबल हो रहा है। तो जो भी वैल्यू रखेंगे, जो भी डिविजिबल हो जाएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो आप कर लीजिएगा आराम से। अब मैंने बताया को इसको किस तरीके से आपको करना था सोल्व, तो बहुत ही ईजी तरीके से हम इसको क्वेश्चन को कर सकते थे। तो आप देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बाकी इसका 6 ऑप्शन हो जाने वाला था। नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगेन फिर मस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन को इंग्लिश हिंदी में पढ़ लीजिए, आपको पता है क्या ही पढ़ना टाइम, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाने वाली है, क्वेश्चन काफ़ी करने हैं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। या तो हम इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइड कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, तो 30 क्वेश्चन तक चलते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में डाल देंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम जो सोल्व करने वाले हैं वो इस तरीके से है कि 1 जनवरी 2021 से वर्ष के 9 दिन पेट्रोल का जो मूल्य है 80 इतना है, ठीक है। जहाँ m बराबर 1 2 3 एंड 100 एंड 100 तक जाएगा, 10% अचर रहता है, मतलब कि 100 से बाद वो फिर कांस्टेंट होने लग जाएगा, आगे को नहीं बढ़ेगा, 101 नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, तो 100 तक रहेगा, नहीं 100 है। वही दूसरी ओर वर्ष 21 में 90 दिन डीजल का मूल्य रुपये प्रति एन के किसी मान के लिए इतने रुपए है, तो 21 के किस स्थिति को इन दोनों का मूल्य इन दोनों का समान होगा। तो जैसे हमने क्वेश्चन किया, देखो हमने कहा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हम यहाँ से इसके दिनों को काउंट करेंगे। अब जब हम करेंगे जनवरी में 31, फरवरी में 28, 31 21 का है तो 28 होगी फरवरी में, फिर 30, तो 120 इसका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 120। आने के बाद मुझे समझ गया कि मुझको इसको क्या करना था, मैंने तो अपना अलग ही मेथड से किया है, देखो ये 1 1 करके 20 में। तो उसमें क्या करना था आपको, उसमें आपको एक चीज़ देखनी थी, इन दोनों का बराबर है, मतलब कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा इसको, इस 80 प्लस के 0.m1, मतलब कि पहले तो मैं समझा रहा हूँ आपको कि 69 प्लस आप क्या लिखोगे इसको 0.15n, मतलब इनका तो डिफरेंस ले लेना है ना, उनका डिफरेंस बनेगा 11। तो मुझको देखो मैंने यहाँ लिखा 11, तो बचेगा और प्लस 0.1 बचेगा 1m, और क्या बचेगा 0.15n। ये यहाँ पे सिनेरियो बन जाने वाला था। अच्छा m का अगर मैं इसको डिफरेंस लूँ यहाँ से यहाँ तक, तो भी मेरा काम बन जाने वाला, 15 है तो 15 है, तो हमारा कितना चलेगा, ये केवल ये 10 है तो 0.5 आएगा, 0.5 बचेगा। लेकिन हम ये बोल रहा है कि ये 100 तक रहता है, देखो कितना 120 है, तो यहाँ तो इसकी 100 वैल्यू हो जाएगी, तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 21, कितना आ जाएगा यहाँ पर 21। बस अब n की वैल्यू निकालनी है, तो 1.5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 0.15 से इसको डिवाइड करेंगे। तो जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता है 15 का नाम 15, और यहाँ पर 6, 15 चौका 60, 140 इसका आंसर आ जाने वाला था। 140 में आप लगा 120 है, 20 दिन और लगा लीजिए, तो अप्रैल तक आ गया, तो
मई आ जाएगा, तो 20 मई इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया ना इंग्लिश का क्वेश्चन ये। अच्छा, एक हाई स्कूल के जीव विज्ञान की परीक्षा में, तो बच्चों क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही रखा है, तो इसको क्वेश्चन की तरफ चलें। वो बोल रहा कि दुगनी हो जाती है 50 के बाद, पशुओं की आबादी 50 है, मतलब प्रारंभ में 50 है, तो वो लास्ट में, मतलब कि ये एक हम जैसे कि हम करते थे SI CI वाले क्वेश्चन से हम इसको समझ सकते हैं। तो P हमारी मान लीजिए जनसंख्या होगी, ये तो अमाउंट है, मतलब ये इसको हम क्या मान सकते हैं, A फॉर अमाउंट लास्ट में होता था, और ये प्रिंसिपल को इन्होंने 50 दिया है, तो इसको हम P मान सकते हैं, मतलब यहाँ पे P ये दिया है अमाउंट की जगह, तो वो चीज़ें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। और बोला है कि दुगनी हो रही है, तो दुगनी, अब मुझे बताओ दुगनी मेरे कौन से फॉर्मूले से हो सकता है, पुट द वैल्यू। तो हम इसमें कह रहे हैं कि 12 साल। मैं अगर यहाँ पे n बोला कि वो संख्या परसों के पश्चात, वर्षों के पश्चात आबादी को निरूपित कर रहा है, बता रहा है, तो यहाँ पर 12 रखना है। तो जैसे मैं 2 की वैल्यू यहाँ पर 12 रखूँगा, क्योंकि 12 साल की अगर मैं बात करूँगा, 12 नीचे दिया है, 12 से 12 कट करूँगा तो 1 आ जाएगा, 2 से करूँगा तो 100 हो जाएगा, नहीं कि 12 साल बाद तो ये हो जाएगी बात, ये सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाने वाला था, इसमें कुछ ऐसा था नहीं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम, GS क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, देखो अभी भारी भारी क्वेश्चन है, हम वहाँ से ऑप्शन से करेंगे, ज़्यादा घबराने की जरूरत है नहीं उसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी भारत से हैं और विद्यार्थियों को 50% लड़कियां हैं। देखो 100 व्यक्ति मैंने माने, 60 आपको माने, क्या माने, विद्यार्थी भारत से हैं, ये इंडिया से हैं। नॉन इंडिया से तो आपको पता ही चल गया होगा कितने होंगे, 40 होंगे। और विद्यार्थियों को 50% लड़कियाँ, मैंने 50% क्या मान लिया, गर्ल्स मान ली। और मुझे ये भी हो सकता है, अभी देखते हैं क्या है, यदि भारतीय विद्यार्थियों में 30% गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स को मैं फिर अगेन यहाँ पर लिखूंगा 30% मेरा कितना है, 3 छंग 18, कितना हो जाएगा, 3 छंग 18, 18 हो जाएगा। और यहाँ पर तो मुझे पता ही है फिर क्या बच जाएगा, अब 18 तो 42 बच जाएगा। और लड़कियाँ, तो विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं, तो हाँ देखो लड़के कितने हैं यहाँ पे, फिर 18 लड़कियाँ हैं, टोटल 50 हैं, तो कितनी बची, 18 तो 20 और 32 लड़कियाँ हो गई। नॉन इंडियंस लड़कियाँ, 8 नॉन इंडियंस गर्ल्स बॉयज़ हो गए। तो विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं, विदेशी विद्यार्थियों में कितने हैं, अगर वो टोटल स्टूडेंट का पूछता है तो फिर 8% हो जाने वाला था, लेकिन वो इससे पूछ रहा है, तो 8 40 का कितने प्रतिशत, 8 पंजे 40, यानी कि 20% हो गया, यानी 8/40 आप इस तरीके से कर सकते हैं। 8 पंजे 40 आप कट करोगे, आपको मिल जाएगा यहाँ पर 20%, तो आप बोलोगे इसका 20% आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी आते हैं, ये भी देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है। कुछ रेडियो मोबाइल है, कुछ रेडियो मोबाइल है, ठीक है, कुछ रेडियो मोबाइल हैं, सभी मोबाइल कंप्यूटर हैं, सभी मोबाइल मतलब ये सभी मोबाइल कंप्यूटर हैं, ठीक है। और कुछ कंप्यूटर घड़ी हैं, कुछ कंप्यूटर घड़ी हैं। बस इतना सा चित्र बनाना, बस ज़्यादा चित्र बनाने की इसकी जरूरत है, फिगर वगर बनाने की आपको लगे पड़ते हैं कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अबे भाई अब इसके निष्कर्ष को बात काट लो, बस छुट्टी। देखो मैं कैसे इस तरीके को किस तरीके से करूँगा क्वेश्चन को। कुछ रेडियो निश्चित रूप से घड़ी हैं, कुछ रेडियो निश्चित रूप से घड़ी हैं, निश्चित रूप से तो नहीं है भाई, तो ये क्वेश्चन तो गलत हो गया, ये स्टेटमेंट। कुछ ये निष्कर्ष हमारा कंक्लूजन गलत हो गया। कुछ मोबाइल निश्चित रूप से घड़ी हैं, जिसमें निश्चित लग जाए तो उसको तो सभी संदेह की नज़र से देखा करो आप। कुछ मोबाइल घड़ी हैं, कुछ मोबाइल घड़ी नहीं है, तो न तो सेकंड, ना इधर 1 और ना इधर 2 कंक्लूजन आर फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा ये घूम गया है हमारा पेपर, तो देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन रह गए, और ये 3 4 4 8। अच्छा नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, फिर इसको पार्ट 1 में रख लेते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाने वाली है वीडियो। एक सेकेंड हम देख लेते हैं इसमें कितने काउंट हो गए होगा, लगभग क्वेश्चन हमारे काफ़ी क्वेश्चन हो गए शायद इसमें। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो नेक्स्ट पार्ट में इसको हम अभी हाथों हाथ में इसको अपलोड करता हूँ मैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, या देख लीजिएगा, चलो थोड़े से और क्वेश्चन है इसमें, पहले इसको हम सोल्व करते हैं। अरे भाई किधर जा रहा है, इधर आ जाओ बीच में। देखो हाँ ये बोल रहा है, हाँ देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना था। 7 पुस्तकें PQRSTU और B साथ साथ रखी जाती हैं। RQT के आवरण नीले हैं और अन्य पुस्तक के आवरण लाल हैं। केवल S और U की पुस्तकें और शेष पुस्तकें पुरानी हैं। PR और S विधि रिपोर्ट है, शेष गजेटेरियन है, गजेटियर, ठीक है, गजेट। नीले आवरण वाले पुराने गजेटियर कौन है। देखो जब इन्होंने बोला नीले आवरण वाले पुराने, तो आपको इक्वेशन नहीं जमानी थी इस क्वेश्चन में। आपको क्या करना था, देखते साथ जैसे इन्होंने बोला कि नीले आवरण, भाई नीले आवरण तो ये दिए हैं RQT, और की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में चले जाइए। RQT कौन सा हिस्सा अलग है, RQT आप बोलोगे सही है भाई, सारे हैं ऑप्शन में, अच्छा यही है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं। अन्य पुस्तकें आवरण लाल रंग के, केवल S और U नई पुस्तकें हैं। अब उसने बोला पुरानी भी होनी चाहिए, SU को काट दो, कहाँ है, U काट दीजिए, ऐसा है नहीं।
तो ये ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, ठीक है। अब हमारे ये ए और सी हो सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है वो शेष पुस्तक पुरानी, PRS विधि रिपोर्ट है, मतलब यार ये तो ये भी क्वेश्चन गया हमारा, PRS पुरानी है और P तो उसमें ऑप्शन में दिया नहीं, R दिया है, S भी नहीं दिया, R दिया, तो R वाले ऑप्शन भी काटो, 8 वाला भी कट गया, ये बचा कौन सा, ये हमारा आंसर हो गया बस। तो इसको कोई भी हमको नहीं करना था, क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं जमाना था हमें, उसको इक्वेशन नहीं बनानी थी। बनाओगे तो आप तो, अबे भाई आपसे ये थोड़ी ना बोला है कि आप ऐसे सोल्यूशन करके दिखाइएगा, आपसे बोला कि आंसर बताइएगा, आंसर निकालो ना फिर इस चीज़ का, इस क्वेश्चन का। तो बाकी इसमें ऐसा नहीं करना है कि आपको लग के बैठ के भैया करो 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 करो, ऐसा नहीं, ये इसको इस तरीके से क्वेश्चन को करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये इसका हो जाएगा 0, इसका 0 इसका करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं होगा इसका, 0 इसका करेक्ट आंसर होगा। किस तरीके से भी देखते हैं हम, देखो 3 2, यहाँ से देखो हम चलेंगे तो कितना, ये बोल रहा है कि गलत पद का सही पद से बदल दिया, विषम और पद सम पद का पैटर्न। देखो सेम 2, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 2 का अंतर हुआ, यहाँ पर फिर हमारा कितने का हुआ, 6 का हुआ, फिर यहाँ पर हमारा 8 का हुआ, फिर यहाँ पर हमारा 10 का हुआ, फिर यहाँ पर हमारा 12 का, मतलब इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर देखो 4 का अंतर होना चाहिए, तो 4 अंतर के लिए यहाँ पर 0 होना चाहिए, तो 2 को 0 से बदल देंगे हम, और बाकी यहाँ पे 4 का चला, 3 4 7, 4 और 6 7 6 13 8, फिर 8, फिर इसको हो जाएगा 10, फिर इसको हो जाएगा 12, इस तरीके से। तो इसका ये इसका हमारा 0 इसका आंसर हो जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो सब में देखो जोड़ेंगे इनको दोनों में, सो 7 10 10 आ रहा है, 10 9 आ रहा है, देखो 3 और 6 9, 10 और 13 तो 3 आएगा यहाँ पर, तो 3 वाले ऑप्शन ये कट गए। अच्छा बाकी ये बचा ABC की ओर ध्यान रखिए, देखो ABC ABC ABC, तो B आएगा, तो B आएगा, तो 3B इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे की पंक्तियों में 2 सर्वसम अनुक्रम दिए गए, मतलब सीक्वेंस दिए गए, आइडेंटिकल सीक्वेंस दिए गए, तो उनको किस तरीके से करना है। देखो 8 का 4 50% का कम हुआ, फिर 50% मतलब 100% बढ़ गया, 50% बढ़ा, 50% कम हुआ, 50% बढ़ा, और फिर 6 दूनी 12 दुगना बढ़ा, फिर उसका 50% जुड़ गया, मतलब कि 6 दूनी 12 मल्टीप्लाई 2 से किया, और फिर हमने इसको 50% इसमें ऐड भी किया, ऐसा करना है। तो यही हमारा बुझा, बस आगे निकालने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो हम करेंगे 5 का आधा करेंगे, कितना होगा 2.5 हो जाएगा। आप बोलोगे इसका भैया 50% बढ़ा दिए, 50% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 50 125 हो जाएगा। आप इसमें ऐड करोगे तो 5 3 75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 75, 3 75 का 2 टाइम्स करना, उसका आधा करना, तो 3 75 का पहले आधा कर लीजिए आप, कितना होगा, दुगना करेंगे, इसको दुगना करेंगे हम, कितना हो जाएगा 75 3 2 6, देखो 0.5 हो जाएगा, 75 150 3 2 6 7.5 हो जाएगा, 7.5 सब पता लग गया भैया, ये तो होना नहीं, ये होना नहीं है, ये तो होना नहीं, इतना लंबा जाएगा नहीं, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला। बाकी आप निकाल के देख सकते हैं। इसका मैंने बोला आधा करके भी इसमें ऐड करना है, तो 3.75 का जब आधा करोगे आप, तो 18 दूनी 36 और 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 15, मतलब कि 1.8.7 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1875, अब इसको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा ये, ठीक है 9.375, ठीक है। तो इसको ऐसा करना, बाकी इसको मैंने बोला फिर अगेन ये चीज़ें लंबी जानी नहीं थी। मैं हर क्वेश्चन में जितने भी मैं पेपर कराता हूँ, चाहे वो EPFO का हो, चाहे वो CGL का हो, चाहे वो CHSL का हो, परसेंटेज का हो, UPSC PET का मैं देखा आया था वो हो, मैंने सभी क्वेश्चन में बताया भैया कैलकुलेशन तो पूरी करनी नहीं है, करोगे तो आपका माइंड बेमतलब के ख़राब होना है, जितना हो सके समझ के करो क्वेश्चन को। तो ये आइडिया बहुत दूर दूर ऑप्शन है, जैसे कि ये तो 2 क्वेश्चन कट गए, 2 ऑप्शन तो कट गए, जैसे कि तो बाकी का तो फिर बचा यही था, इतना बड़ा जाएगा नहीं, तो ये सी इसका आंसर यहाँ पर हो जाने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि अब इसका ज़्यादा बड़े इसमें हो जाएगा वीडियो, अदरवाइज नहीं तो फिर मैं दूसरी वीडियो को लेकर आना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि इसमें बनी बन में इसमें ख़त्म कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो फिर अगेन देखो, एक व्यक्ति, आपको क्वेश्चन को पता है, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, पता है आपको। एक बोल रहा है कि एक स्थान A है, एक स्थान B है, ठीक है, चित्र भी यहाँ पर बने बनाए हैं, यहाँ पे वो X है, यहाँ पर Y है, कौन सा व्यक्ति यहाँ पर X है, X होगा यहाँ पर, एक X है, यहाँ पर Y है, वो 1.5 की स्पीड से चल रहा है, और यहाँ से 1.5 की स्पीड से चल रहा है एक व्यक्ति, और दूसरा जो है 1 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। कितने से चल रहा है, 1 की स्पीड से चल रहा है, मतलब पहले वो 1 चलेगा, और दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी यहाँ पर 15 हो जाने वाली है। कितनी है 15 है, तो 15 है, तो हम इसको किस तरीके से सोल्व कर, तो एक चल रहा है हमारा 1 किलोमीटर के प्रति घंटे से, और दूसरे घंटे में वो 1.25 हो रहा जा रहा है, और फिर उसके बाद 1.5, मतलब कि 0.25 स्पीड बढ़ रही है। देखो इसको किस तरीके से क्वेश्चन करना था,
बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन था, बस समझने वाली बात थी। तो देखो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। पहले मेरी 1 चाल थी, फिर मेरी कितनी हुई 1.25 हो गई, फिर मेरी कितनी होगी 1.5 हो गई, फिर मेरी कितनी होगी 1.75 हो गई। 1 2 3 4 5 और 5 जो भी रही होगी 2 रही होगी, ठीक है। तो हम इनको ऐड कैसे करते हैं, देखो ये एवरेज जब एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है, एपी चल रहा है, तो एपी के लिए जब निकालते हैं तो इसका दुगना, इसका कितना है 5 है ना, तो 5 मल्टीप्लाई मिड टर्म को, मीडियन को उतने नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, इनको सम करेंगे तो भी आपको 75 ही आएगा 7.5। मतलब ये कितना चलेगा 7.5। अब देखो उन दोनों को मिलने का 5 घंटे का समय लगता है, मतलब कि 5 घंटे का समय, तो देखेंगे क्या 5 घंटे में सही मिल पा रहा है। 5 घंटे मैंने बताया 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सम आ जाएगा 15 पंजे 75। देखो मैंने यहाँ से किया 15 पंजे 75, 5 ही किया था। तो आप हम बोलोगे कि 75 तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7.5, तो ये तो 7.5 चला। दूसरा कितना चलेगा आप बोलोगे तो पता ही है सबको 7.5 हो जाएगा। तो हाँ, तो ये तो सही जगह मिल रहे हैं। क्या पे दोनों ये भी बीच स्थान में मिल रहे हैं, हाँ बीच स्थान में नहीं मिल रहे, 7.5 इधर से 7.5 इधर से, तो भैया हमारा फर्स्ट और दोनों सही हो जाने वाला था। जो भी ये बोल रहे हैं कि ये गलत है ये गलत है, तो भाई वो गलत बोल रहे हैं फिलहाल, तो यहाँ पर ये इसका आंसर सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर अगेन इस क्वेश्चन में मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई बच्चों ने कुछ सॉल्यूशन मुझे दिए, पता नहीं किस तरीके से 40 45 48, अरे क्या क्या किया। देखो ये हमने किस तरीके से किया क्वेश्चन को, तो यहाँ पे समझना है कि वो बोल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 6 पेपर हैं आपके, कितने हैं 6 पेपर आपका यहाँ पर है। तो मेरे को क्या मतलब भाई कि कितने पेपर होते हैं, कितने में परसेंटेज होते हैं, क्या 100 को मानना जरूरी है तभी कर पाएंगे हम क्वेश्चन को। मान लीजिए 20 का पेपर है तब 60% नहीं आते, 12 नंबर आएंगे तो 60% नहीं होगा आपका। अब बोलोगे हाँ बात तो सही है, 50 में से नंबर नहीं आते, 600 में से नंबर नहीं आते, क्या हमेशा ही हमको 100 ही मान के करना है। तो ये जैसे हमने क्वेश्चन को पढ़ा, अब मैं देखो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक क्या है 5 है 6 है 7 है 8 है 9 है 10 है, तो आपको इसका 60% है, तो मिड एवरेज कितना है इसका 6, और इसका मुझे बताइए इसका एवरेज कितना आ रहा है। तो आप बोलोगे इसका एवरेज इसकी मीडियन है, मीडियन मतलब लास्ट के 2 टर्म है, और जब इसका मीडियन करेंगे हम तो इसका आ जाएगा 7.5, कितना आ जाएगा 7.5, कितना आ जाएगा 7.5, 7.5 आ गया, तो ये 60% ये इसका मतलब इसका 60% जो भी नंबर होंगे 60% 7.5% होगा। तो 3 तो ज़्यादा मिले उसको और 3 में कम लाया। जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा होगा निकाल देंगे आप क्वेश्चन को। उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 7% से कम अंक प्राप्त किए, 7% कम कितने किए, तो 3 में तो कम किए, 3 में ज़्यादा किए, तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला था। बाकी देखो अगर आपको मैंने बोला हूँ कि आप इस चीज़ को यार थम्स अप बनता है, आप इसको देखो इस क्वेश्चन के लिए लाइक बनता है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन इसको मान सकते थे हम, लेकिन मैंने बोला मैं हमेशा जो खतरनाक क्वेश्चन होता है उसको मैं कोशिश करता हूँ कि इसको इजी बना दूँ, इतना इजी बना दूँ कि इसमें कुछ जान ना बचे। तो भाई अब आपको इस चीज़ क्वेश्चन पर लाइक बनता है, और बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऐसे हैं जो मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन तरीके से कराऊंगा। इसलिए मैंने बोला कि इंडिया का नंबर 1 मैंने इसको टैग दिया है, इंडियाज़ नंबर 1 सॉल्यूशन राइटिंग, इंडियाज़ नंबर 1 सॉल्यूशन राइटिंग। बाकी देखो आपको इसमें एक या क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, वो जरूरी भी है कि इसमें कोई इतना इशू नहीं है। बाकी हम इसको जो हम अंडरस्टैंडिंग बेस को मैं यहाँ से लेके चलना है कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन को समझना है। हालांकि ये नहीं है कि हमको कि भाई देखो समझने में अगर गलती हो जाती है तो आंसर गलत हो जाए, लेकिन तरीके देखिए आप, तरीके से आपको मैं चाहता हूँ कि आप तरीके सीखिए, इस तरीके के क्वेश्चन कीजिए और आप आधे 1 घंटे में अपना पूरा ये क्वेश्चन निपटाइए जितने भी क्वेश्चन है। अच्छा फिलहाल तो अब तक के लिए भैया हम इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट में लाते हैं। 40 क्वेश्चन हमारे हो गए, नेक्स्ट पार्ट में हम वीडियो लाएंगे। देखो 40 तक हो गए, बाकी के जो 40 के क्वेश्चन आएंगे 40 से 80 तक के वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। फिलहाल तब तक के लिए लेते हैं हम विदा, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम। तो आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन है, किसी का ऐसा नहीं है कि हम बाद में करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सभी का सोल्यूशन मेरे पास है। तो आप चिंता मत कीजिए, सारे क्वेश्चन को हम अपलोड कर देंगे और मैं इसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो आपकी लाने वाला हूँ। तुरंत इसके साथ में वीडियो लूँगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा इसका भी और एक EPFO का भी। तो अगर आपको, हाँ चलो ये तो चीज़ होगी वो बेस्ट, अगर आपको भी कोई पेपर कराना है इससे अदर कोई आपको कराना है CA APF या कोई भी जो पेपर आपको हार्ड लगता हो और आपको कराना हो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, शॉर्ट तरीके से, और इंडियाज़ के नंबर 1 सॉल्यूशन आपको चाहिए होगा तो आप कर सकते हैं। और हाँ एक चीज़ और, अगर आपको अच्छा लगा है तो 3 मंथ में केवल आपको जो ये अंडरस्टैंडिंग है इसमें अरिथमेटिक आता है तो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं मेरे से तो कोई फीस वगैरह कुछ है नहीं, आप पढ़ लीजिएगा, मेरे को कांटेक्ट कर लीजिएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन नंबर डिस्क्रिप्शन में एक बार कॉल जरूर कर लीजिएगा अगर आपको पढ़ना है ये पूरा मतलब कि किसी भी मैथ्स का, और फ्री में आपको पढ़ना है, ठीक है, पैसा कोई फीस कुछ नहीं है। तो आप मेरे से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मुझे बहुत ही खुशी होगी कि अगर मैं आपको सिखा पाऊँ, आपका काम आ पाऊँ थोड़ा बहुत भी। तो वाचिंग के लिए बस थैंक यू। बस आज की वीडियो में बस केवल इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड लव यू ऑल, बाय। ठीक है भाई, ओके।